Hello everyone, welcome to Top. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our Sankalp series going on और ये है उसका lecture number 7 where we'll be talking about the basics of bills of exchange. जो पेपर में आया हुआ था वो वाला टॉपिक भी करेंगे और जिस तरह के पेपर में क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं उनके बेसिस पर मैं आज पूरा सेशन लेने वाली हूँ. इसमें जर्नल एंट्रीज भी कवर्ड हैं और कुछ बेसिक आप कह सकते हैं जो डेफिनेशंस है वो भी मैं कवर कर रही हूँ. सो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ना इसका बेसिक्स का पूरा क्लियर आइडिया हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप ये कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट. आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक गिवन है, वो लिंक आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर और आप हमारी वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टडी दीज पर्टिकुलर रिकलेक्टेड क्वेश्चंस 2023 से लेकर अब तक के सारे, यानी 5 पेपर्स की रिकलेक्टेड फॉर्म आपको वहां से मिल जाती है विच हेल्प्स यू टू स्टडी प्रॉपरली. तो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट थ्रू द स्पेसिफिक लिंक इटसेल्फ. वो लिंक आपको ले जाएगा वहां. And this is absolutely free, so you can download it and actually take a printout when you're studying, right? So let's begin with the topic of bills of exchange. Everyone, bills of exchange होता क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो अपनी गुड सप्लाई करता है अपने कस्टमर को. जैसे मान लीजिए कि सप्लायर मैं हूँ, मेरा नाम निहारिका है, तो मैंने क्या किया, बीइंग अ सप्लायर मैंने कस्टमर को सामान बेचा. अब मैं उसको पर्सनली जानती नहीं तो मैंने उसको बोला कि लिख कर दो. तो फिर क्या लिख कर दो, उसने मुझे बोला कि निहारिका मैम मैं ना 1000 रुपीज़ आपको नहीं दे पाऊंगी, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपको जो गुड्स हैं ये उधार पर आप मुझे बेच दो. मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब आप मेरे को ना इस केस में मेरे को प्रूफ चाहिए कि आप मेरे को पैसे दोगे और कितने टाइम बाद दोगे. उस प्रूफ को बनाने का काम भी मैं करती हूँ. यानी जब प्रूफ बनाना भी मैंने है तो मुझे कहा जाता है ड्रॉअर, क्योंकि मैं वो प्रूफ बना रही हूँ, प्रूफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, सप्लायर जो है वो कस्टमर को वो गुड्स दे देता है. इसके बाद क्या होता है, अब वो जब वो गुड्स देगा तो वो जो बिल है वो मेरे पास आ जाएगा. इस बिल के अंदर लिख दिया जाता है आई गिव दैट स्पेसिफिक पर्सन एन ऑर्डर टू पे मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. ऑर्डर दे रहे हैं ना हम सामने वाले को और वो उसको मानता है. Credit is generally provided by obtaining a written document called the instrument of credit. ये instrument of credit है क्योंकि यहाँ पर ना मतलब एक उधारी की बात की जा रही है, इसे हम bills of exchange कहते हैं. एंड एक होता है promissory note. दोनों में फ़र्क ये है कि bills of exchange में there's an order, while promissory note में जो कस्टमर है ना ये ही प्रॉमिस कर देता है. तो अगर ये प्रॉमिस कर देता है फिर ये ड्रॉअर बन जाता है. जो बिल बनाएगा उसे हम ड्रॉअर कह देते हैं या मेकर कह देते हैं और दूसरे वाले को हम ड्रॉ ई कह देते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसे मैं सप्लायर थी तो ये ड्रॉ ई बन जाता है क्योंकि ये पे करता है पैसे, तो ये पे यर कहलाता है और मैं कहलाती हूँ पे यी, क्योंकि मेरे को पैसे आ रहे हैं ना. तो इट्स बेसिकली आई एम अ रिसीवर बट यहाँ पर मेरा नाम बन जाता है पे यी. तो उसके हिसाब से हमारी पूरी ट्रांजैक्शंस डिफाइन होती हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब हम नोट करते हैं तो हम कहते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है. इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग क्यों है, क्योंकि ना देखिए हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना. तो हम इसको रिटन फॉर्म में रखते हैं. व्हेन वी हैव समथिंग इन द रिटन फॉर्म तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं एज दिस कि ये एक, क्योंकि एक रिटन फॉर्म की चीज़ है सो वी कॉल इट दिस थिंग कि हाँ जी ये रिटन फॉर्म में है तो ये एक लीगल प्रूफ बन रहा है. और ये लीगल प्रूफ की जो वैलिडिटी है फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी की बात कर लीजिए, उसकी वैलिडिटी की बात कर लीजिए, उसका आप मतलब अगर प्रूफ को देखोगे तो ये सॉलिड प्रूफ बन जाता है. तो ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है ना. अब नेक्स्ट अपने पास क्या पॉइंट आ जाता है, साइंड बाय द मेकर. जो बना रहा है वो साइन करता है, इसीलिए जो बनाता है हम उसको ड्रॉ ई भी कहते हैं, सॉरी ड्रॉअर भी कहते हैं क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा होता है. Then containing an unconditional order. It contains an unconditional order. The party clearly says कि मैं आपको एक unconditional order दे रहा हूँ. unconditional order का बेसिक मतलब होता है कि इस ऑर्डर के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये होगा तब पैसे देना, वो होगा तब पैसे देना, नहीं. क्योंकि गुड सेल हो चुके हैं, मेरा राइट टू रिसीव मनी तो अराइज हो ही चुका है. सो इन दिस केस इट इज नॉट अबाउट दैट. Then the next part is to pay a certain amount of money because it is an order in this case ना. So यहाँ पर पर्सन का नेम, जिसका भी नाम लिखा होगा उसके पास वो होगा. ठीक है, जिसने भी, जैसे मैंने मिस्टर श्याम के नाम पर इशू कर दिया तो इन दिस केस इट वुड गो लाइक आई ऑर्डर मिस्टर श्याम टू पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 3 months. यहाँ पर मैंने अपना साइन किया कि देखिए ये रहा मेरा
और जो सामने वाला पर्सन है वो यहाँ पर, जैसे मिस्टर श्याम है, उन्होंने यहाँ पर साइन कर दिए, तो यहाँ पर मेरा साइन होएगा और यहाँ पर उनका साइन होएगा। तो इस तरीके से हम दोनों के जब साइन हो चुके होंगे तो माना जाएगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बेसिस पर ही हम दोनों क्या करने वाले हैं, मतलब हमारी ट्रांजैक्शन जो होगी अब इसी के बेस पर होगी। अब ये मेरा डेटर नहीं रहा, डेटर वो होता है ना जिससे हमने पैसे देने, ये मेरा डेटर नहीं रहा, अब ये मेरा क्या बन रहा है, अब वो मेरा बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है। तो मैं बोलूंगी पता है ये तो मेरा बिल रिसीवेबल बन गया। बिल रिसीवेबल क्या होता है, इट्स एन एसेट, है ना। ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट और अ डिमांड, बेसिकली इसमें बोला जाता है या तो फ्यूचर की किसी डेट पर देना या एज पर द डिमांड देना, मतलब जब मैं बोलूंगी कि मेरे को पैसे देने हैं आपने, तब आप मुझे पैसे देंगे, राइट। सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं। डन एवरीवन गॉट द स्पेसिफिक आइडिया ऑफ दिस एरिया। अब जैसे अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है कि ये तो था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेस। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट इज कौन कौन इसका हिस्सा होते हैं। एक होता है हमारा ड्रॉअर, ड्रॉअर होता है जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉ ई जिसके अगेंस्ट बिल ड्रॉ हुआ होता है, और पे ई होता है जिसके पास पैसा जाएगा। हो सकता है मैं ही पैसा ले लूं, हो सकता है मेरे अलावा किसी और को वो पैसा जाए, जब वो पैसा मेरे अलावा किसी और को जाएगा तो उस पर्सन को कहा जाता है पे ई, ठीक है। देन हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पर्टिकुलर पर्सन बिल बनाता है उसको ड्रॉअर कहा जाता है, वो सेलर है, वो एक्सपोर्टर है, और दूसरा ड्रॉई है, वो बायर है, वो इम्पोर्टर है। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाएगा और उसको बाद में सामने वाला एक्सेप्ट करके साइन करके देगा कि ये लो जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाऊं कि एग्जैक्टली exactly कैसा दिखता है, ये ना कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बनता है कि 2 मंथ्स आफ्टर दिस मच टाइम आप ये बिल जो है वो मानते हो, और उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ना लिख दिया जाता है कि आप साइन करो, मैं भी साइन करूंगी, और वो चीज़ कंटिन्यू होती है। तो इस तरीके से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक टेन्योर भी होता है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। इसका एक बेस होता है, मतलब जैसे डेफिनेशन होती है जैसे 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, दैट्स कॉल्ड द टेन्योर। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है जो बिल्स की अपनी मेच्योरिटी डेट होती है, जो मेच्योरिटी डेट होती है उस दिन वो बिल आपका ड्यू होता है। एक्सेप्शन ये होती है कि बिल्स जो होते हैं वो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, या तो जिस समय मैं बोलूंगी तब आपको देना होगा, या जिस समय हम मिलेंगे उस टाइम पे एट साइड देना होगा, या फिर आपको जो उसका डेट डिफाइन होगा उस पर दिया जाएगा। तो दे कैन यू कैन हैव एनी स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट, या जिसको हम टेन्योर ऑफ द बिल कह देते हैं। अब ये टेन्योर वाले बेसिस के भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है उसके अंदर आपको बताना होता है कि अगर मतलब बिल का एक एक महीने का बिल है तो कितने टाइम बाद आपको पे करना होता है। इसका बेसिक ये होता है कि जो आपकी बिल डेट होती है ना उसके आगे आपको एक तो जितने का भी बिल पीरियड है वो आपको ऐड करना होता है, और उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। किस चीज़ के, आपको ग्रेस के 3 दिन ऐड करने होते हैं। जो भी आपका बिल का ड्यू डेट होगा उसमें आपको 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, तब तक उस पर्सन को पैसे देने होते हैं। जैसे यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि आपने किसी के नाम का बिल ड्रॉ किया है 1 मार्च को, और 1 मार्च को आपने जो बिल ड्रॉ किया है वो 1 मंथ का है। तो मतलब अगर मैंने 1 मार्च 2025 को बिल ड्रॉ किया तो वो रीपे कब हो रहा है, दैट इज 1 मार्च का अप्रैल आ गया। अब ये अप्रैल हो गया 2025, 1 अप्रैल हो गया, बट क्वेश्चन क्या कहता है, आप 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करोगे। 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड किए तो आपकी मेच्योरिटी पीरियड के हिसाब से ये पहुंच गया 4 अप्रैल पे। अगर ये 4 अप्रैल पे पहुंच गया तो 4 अप्रैल इज द डेट जिस दिन आपको पैसे देने हैं। अगर ये कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया तो पब्लिक हॉलीडेज का तो सबको पता है 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त से एक दिन पहले अगर किसी भी बिल की ड्यू डेट 15 अगस्त है, या फिर आपका 2 अक्टूबर है, या कोई हमारे पब्लिक हॉलीडेज हैं, दिवाली है, होली है, कोई भी फेस्टिवल वाले दिन पे पड़ रहा है जो हम सबको पता है उस दिन छुट्टी होती है, उससे एक दिन आपको पहले जाना होगा। लेकिन अगर कोई अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे हो जाए, जैसे जब वो इंडो पाक वॉर वाली सिनेरियो होता है उस टाइम पर एक अनडिक्लेयर्ड हॉलीडेज उस टाइम हुई हैं, प्रिकॉशनरी बहुत सी चीज़ें कही गई थी, तो उस टाइम पीरियड में, या फिर जैसे हमारे कंट्री में कई बार किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ वाले दिन भी बहुत बार हमारी स्टेट्स के अंदर या फिर सेंटर के अंदर दोनों जगह पर ही ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर ना वो कह देते हैं कि इस जगह पर वहाँ पर वो है, डिक्लेयर कर देते हैं हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, तो वो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना यहाँ पर आपका कवर किया जाता है, ठीक है।
So that's how we define this specific area altogether. Got the idea, everyone? अब हम समझते हैं इसके आगे का पॉइंट। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये इसका पूरा टेन्योर था। वंस वी नो अबाउट द टेन्योर तो फिर तो वो इजी हो जाता है ना, क्योंकि आपको इसके रूल्स पता चल गए। याद रखिएगा, डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो आपको जाना है एक दिन पीछे, और अगर अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो आपको जाना होता है एक दिन आगे। बेस्ड अपॉन दिस चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन कहता है ऑन 1/1/2022 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 40,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का बिल है, अगर 3 महीने का बिल होगा तो किस बेसिस पे चलेगा? 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया ना, जनवरी से, जनवरी के बाद जनवरी पूरा, फेब्रवरी पूरा, मार्च पूरा। इट डजेंट मैटर फेब में आपके दिन कितने पड़ रहे हैं, द मैटर इज कि 3 मंथ्स की बात हो रही है, जैन फेब मार्च। तो 3 मंथ्स पूरे होने के बाद मतलब ये 1 अप्रैल को ड्यू हो गया था, बट बिना ग्रेस के वो 3 दिन डाले हम नहीं कर सकते आगे। तो आपको वो 3 डेज इसमें ऐड करने हैं, विच गिव्स यू द डेट एज 4th of April। तो 4th of April 2022 becomes योर ड्यू डेट फॉर द पेमेंट। ठीक है, डन एवरीवन? जस्ट अ मोमेंट। चलिए, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस 4th of April, दिस बिकम्स योर ड्यू डेट। तो आपको ड्यू डेट का ध्यान रखना है। अगर वो डेज डिफाइन करेगा तो प्लीज डेज को फॉलो करना है, तब आपको डेज इंपॉर्टेंट होंगे और आपको डेज की कैलकुलेशन करनी है, तब मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी। और उसका रूल ये रहता है कि जो भी आपकी डेट होगी ना, अगर डेज वाइज जा रहे हैं तो आपको डेट ऑफ इशू वाले दिन को काउंट नहीं करना होता। टेक्निकली इसमें भी नहीं होता है ना, फर्स्ट से फर्स्ट थोड़ी होगा। अगर हम 1 अप्रैल से ईयर शुरू करते हो, 31 मार्च को उसका एंड मानते हैं, तो इसका मतलब जो डेट ऑफ इशू होता है ना, वो कभी भी हम काउंट नहीं करते, उसके नेक्स्ट डे से काउंट होते हैं आपके डेज या मंथ्स या कुछ भी आप यूज करते हैं। तो दैट इज हाउ वी डिफाइन ड्यू डेट। एक्सक्यूज मी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं। अब जर्नल एंट्रीज कैसे डिफाइन की जाती हैं? मिस्टर ए ने बी के नाम पे बिल ड्रॉ किया। अगर वो बिल ड्रॉ करेगा तो क्यों करेगा? पहले हम यहाँ पर ए का नाम लिख देते हैं, आई एम राइटिंग बी हेयर। नॉर्मली क्या होता है, जब ए ने गुड्स सेल करे हैं तो ए लिखेगा। ए बी अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते ना, हम दूसरे का नाम लिखते हैं। हमने बी को गुड्स सेल किए हैं कितने के? 10,000 के, तभी बिल हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं ना। तो हमने नोट किया बी टू सेल्स, और उस तरफ बी नोट करेगा कि उसके पास तो जी गुड्स आए हैं। दैट इज उसके पास अगर गुड्स आए हैं तो उसके लिए परचेजेस उसके पास आई हैं, यानी स्टॉक आया उसके पास। और किससे आया? ए से, क्योंकि उसने पैसे तो दिए नहीं हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हो जाती हैं डिफाइन। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास में थर्ड पॉइंट। अब जैसे हम बी को बोलते हैं कि भैया आप तो मेरे को एक रिटर्न फॉर्म में दो, तो वो कहता है ठीक है आप लिख दो मैम, मैं पे कर दूंगा। तो मैंने अब एक अपने नाम के लिए एक एसेट बना लिया है जिसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और मेरा डेटर जो था वो अब उसका शक्ल बदल गया। इट वॉज अर्लियर माई डेटर, नाउ इट हैज बीन क्रेडिटेड। अब दूसरी तरफ अगर हम नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास इनके लिए जो मैं क्रेडिटर थी, अब मेरे लिए, अब इनके लिए ये बिल्स पेबल का बोझ आ गया है, और वो अकाउंट जो है ना वो बंद होता है। अब देखिए, जहां पर बी डेबिट था वहां पर बी क्रेडिट हुआ, जहां पर ए डेबिट था वहां पर ए क्रेडिट हुआ। बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो आपने अकाउंट खोले थे, दे हैव नाउ बीन इम्प्रोवाइज्ड फर्दर। तो जब वो आगे इम्प्रोवाइज कर दिए गए हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही उसको नोट करोगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नोट दीज स्पेसिफिक एरियाज ऑल टुगेदर। अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट बेसिक पॉइंट। अगर ये बिल ए अपने पास ही रखता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि इट इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, शो द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इफ ए रिटेन्स द बिल, अगर ए एंड तक अपने पास ये बिल रखता है तो यहाँ पर बात आ जाती है कि ए को सारे पैसे मिलेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ए नोट करेगा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस जो भी उसके पास आ रहा है, और उसके पास से बिल रिसीवेबल जा रहा है,
है ना। जर्नल एंट्री बेसिक वाली, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, को भी अगर आप ध्यान से फॉलो करते हो, इसमें कई चीजें उसी के बेस पे चल रही हैं। तो आपके पास बैंक बैलेंस आ रहा है और बिल रिसीवेबल जा रहा है, जबकि बिल रिसीवेबल एज सच एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अगर हम उसके हिसाब से नोट करते हैं, इवन बैंक को भी हम आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट करते हैं ना, तो इस तरीके से चलता है। बट अगर मैं इसको बिल्कुल जर्नल एंट्रीज के बेसिक वर्जन में जाऊँ, मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है के हिसाब से भी नोट करूंगी ना, तो भी ये ट्रांजैक्शन सही होंगी, प्रोवाइडेड आपको इनकी टेक्निकल टर्म्स पता है। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास बैंक बैलेंस आएगा और मेरे पास है वो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। और उसके लिए टोटली डिफरेंट है, बी बोलेगा मेरे सर से तो बोझ उतरा, क्योंकि उसके पास एक बिल पेबल था और अब उसने कर दी है उसकी पेमेंट, तो वो उससे फ्री हो गया और मेरे पास पैसे आ गए। इस तरीके से हम दोनों खुशी खुशी पैसे रिसीव करके शांति से आगे चल रहे हैं, राइट। दिस इज व्हेन ए रिटेन्स द बिल, एवरीवन। बेसिक जर्नल एंट्री क्लियर। अब चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कहता है कि इफ ए डिस्काउंट्स द बिल बिफोर द ड्यू डेट। अब ए ने क्या किया, ये जो बिल है ये बैंक को बेच दिया। आप चाहो तो बैंक को अपने बिल जैसे बेच सकते हो, बिकॉज आपको टाइम से पहले अगर पैसा चाहिए, वो पर्सन तो देगा नहीं, आप बैंक को राइट टू रिसीव मनी दे दीजिए और आप आराम से वो पैसा लेकर आ जाइए। बट अगेन, अगर बिल 10,000 का है, बैंक ने आपको भी 10,000 दे दिया और उससे 10,000 ही रिकवर करे, बैंक कौन सा कोई सोशल वर्क कर रहा है, उसको तो कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है इस केस में। इसीलिए अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा कि आपको जो बैंक पैसे देगा वो बिल के पूरे नहीं देगा। आपके पास आ गए 9800, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो बिल आपके पास से यहाँ पर चला गया, क्योंकि आप समय से पहले अपना बिल एनकैश करा रहे हो, तो आपके पास से 10,000 का बिल चला गया और यहाँ पर ये नोट होगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। मतलब बैंक कहता है कि 200 रुपीज का हमारा भी तो फायदा हो ना, जब बिल हम होल्ड कर रहे हैं। तो बस मैं यही वाली एंट्री नोट करूं, क्योंकि मैंने बैंक को बेच दिया। अब जो बी है वो अपनी बुक्स में एक ही चीज नोट करेगा, उसको पैसे देने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे को देगा या किसी और को देगा, उसका सिनारियो सेम है। मैं भी तब तक ही नोट करूंगी जब तक मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं आया। उसके बाद नोटिंग का मेरा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक उसको पैसे को रिकवर करेगा, तो वो एंट्रियां बैंक की हैं, वो एंट्रियां मेरी नहीं बनती फिर। Next point is if A discounts the bill before the due date फॉर 9800 वाला पॉइंट आ गया। मेरे पास बैंक बैलेंस आया 9800, बिल गया मेरा 10,000 का, जिसके हिसाब से मेरे बिल में इक्वेशन क्या हुई, 200 रुपए का फर्क आ रहा था, जो कि डिस्काउंटिंग के चार्जेस थे। क्लियर। इफ ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, अगर ए ने ये बिल बैंक को दे दिया कलेक्ट करने के लिए, फिर क्या होगा। यहाँ पर मैंने बैंक को सिर्फ मेरे बिहाफ पर कलेक्ट करने को बोला, अपने बैंक में डालने को नहीं बोला। मैंने बोला मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना और मैं उसके लिए आपको चार्जेस अलग से दे दूंगी। इस केस में मैं तो सॉर्टेड हूँ और बैंक भी सॉर्टेड है, क्योंकि दोनों को अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। लेट्स डू दिस स्पेसिफिक पोर्शन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर ना आपके पीछे सारे के सारे इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो अगर आप इसकी पीडीएफ देखेंगे ना, यू विल गेट ऑल द स्पेसिफिक पॉइंट्स देयर, ठीक है। तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बेटर पता चल सके। आप इसको पीडीएफ में देखोगे ना, आपको पीडीएफ के अंदर ये सारे के सारे सॉल्यूशंस साथ में मिल जाएंगे। आई एम जस्ट सॉल्विंग इट फॉर यू ताकि ना आपको और क्लैरिटी आ सके। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया था, इफ ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। अगर मैंने ये बिल बैंक को दे दिया तो मेरी तरफ से तो बिल चला गया, है ना, बिल रिसीवेबल तो खत्म हुआ, लेकिन मेरे पास बैंक क्योंकि मेरे लिए कर लेगा ये, इसको ये पेपर में आया हुआ था, इसे कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने अपना बिल जो है वो बैंक को हैंड ओवर कर दिया है और मेरे पास बिल रिसीवेबल आएगा। जब पैसे आते हैं तो या तो कैश बैलेंस होगा या बैंक बैलेंस होगा, जो भी इसमें बढ़ रहा होगा, और टू मेरे पास से चला जाएगा ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कैन यू सी एवरीवन, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपकी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई आपने अकाउंट खोला है और अब वो मेच्योर हो गया, तो आपको वो उसके हिसाब से कम करना होगा। और दूसरी तरफ बी तो अपनी बुक्स में एक ही चीज नोट करेगा कि उसने तो अपना बिल पेबल निपटा दिया। जब भी कोई पर्सन अपना बिल पेबल खत्म कर लेगा, तो उसके पास से बैंक बैलेंस जा रहा होगा, और क्योंकि उसका लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है, तो लाइबिलिटी डेबिट में चली जाती है।
इस तरीके से इस अकाउंट को किया जाता है नोट। देन द नेक्स्ट पार्ट इज इफ ए एंडोर्सेस द बिल टू सी। अगर ये बिल उसने सी को दे दिया, वो कहता है मैं नहीं रख रहा ये बिल, एक काम करो मैं ये बिल जो है ये सी को दे देता हूँ, अब सी पैसे कलेक्ट करता रहेगा, नॉट माई प्रॉब्लम। दिस इज समथिंग मेनी ऑर्गेनाइजेशंस डू। तो अब मेरे पास क्या होगा, मेरा एक क्रेडिटर खत्म हो गया तो वो डेबिट में आ गया, और मेरे पास से क्या चला गया, मेरा बिल रिसीवेबल चला गया। नॉर्मली ना ये तो बहुत इजी एंट्रीज लगती हैं, क्योंकि इनको बहुत आप सीक्वेंस के साथ में चलाएंगे ना तो ये आपको मुश्किल नहीं करते, जेन्युइनली बताऊं तो। गड़बड़ पता है कहाँ होती है, गड़बड़ होती है जब ना इसके बाद आपको ये पता चलता है कि सामने वाला पर्सन पैसे नहीं दे रहा होता। क्योंकि यहाँ पर तो हम गुडविल के अंदर सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स आती हैं जब ना इन एक्चुअल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर ना डिस ऑनर की बात आ जाती है, कि मतलब सामने वाली पार्टी जो है वो पैसे नहीं दे पाएगी। अब ये ना सारे मैंने आपको ये करवा दिए, इन सब के ना आंसर्स आपके पास यहाँ पर भी गिवन है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। ठीक है। अब याद रखिएगा, कोई भी जर्नल एंट्री मैं किसी किसी भी एक्स वाई जी किसी को भी अगर ये बिल रिसीवेबल दे दूं, उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास से तो पैसा जाना है और वो ही जाना है, और कुछ नहीं हो रहा है ना। अब प्रॉब्लम आती है, ये वाले ना सारे आपके बेसिक वाले थे जर्नल एंट्रीज, उसके पीडीएफ में आप देख पाएंगे। एक होता है डिसऑनर। डिसऑनर मतलब सामने वाली पार्टी को जिस समय पैसे देने थे उसने उस टाइम पैसे नहीं दिए। जब कोई पार्टी सामने से पैसे नहीं देती फिर क्या होगा। अब अगर मेरे पास बिल था तो मैं बोलूंगी कि देखो मेरे को ना जाके इसकी नोटिंग करवानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरे को नोटिंग तो करवानी पड़ेगी ना मेरी बुक्स के अंदर, की देखो इसने पैसे नहीं दिए, तभी मैं उसको कल को वो कर पाऊंगी, उसके ऊपर केस कर पाऊंगी कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो बी इसमें डेबिट होता है, और मेरे पास से बिल रिसीवेबल भी खत्म हो गया, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने पैसे नहीं दिए मैं कोर्ट में जाकर ये लिखवा कर लाऊंगी कि हाँ इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं उनको सू करने का हक अपने पास रखूंगी। तो उस नोटिंग के चार्जेस को हम कहते हैं टू कैश। यहाँ पर ये जो कैश है ये 100 रुपये एक्स्ट्रा गए, और ये भी कल को मैंने उससे रिकवर करवाना है, क्योंकि उसकी नॉन रिकवरी जो फंड्स मेरी नहीं हो पाई है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, जब भी हम लोग डिसऑनर देखेंगे तो वो तो अपनी बुक्स में सॉर्टेड चलेगा। वो अपनी बुक्स में बोलेगा कि देखो मेरा बिल पेबल था, मेरे बुक्स में क्रेडिट हो रखा था, अब वो हो रहा है डेबिट। लेकिन उसके बाद मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरा क्रेडिटर फिर से खड़ा हो गया है ना। अब मेरा क्रेडिटर फिर से हो गया, और हमारी वर्किंग जो है वो अब वैसी चलेगी, क्योंकि मुझे वो अल्टीमेटली पैसे देने ही हैं। डन। सो इस तरीके से डिसऑनर की एंट्रीज की जाती हैं। डिसऑनर के केस में ना हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कहीं फंसता है ना, जो आपने इशू की एंट्रीज की होती है ना, वो एट द एंड वाली जो लास्ट एंट्री होती है उसका रिवर्सल हो जाती है। अगर बैंक ने मेरे पैसे काट लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ये वाला पॉइंट, कि बैंक ने मैंने बैंक को बिल बेच दिया था। अब बैंक को पता है कि जी पैसे तो मिले नहीं, तो बैंक मुझे बोलेगा कि निहारिका मैम अभी डिस्काउंटिंग को रिवर्स कर देते हैं। अब जैसे डिस्काउंटिंग को रिवर्स बैंक में ले कैसे करेगा, एक तो मेरे पास से बैंक बैलेंस आएगा, बिकॉज बैंक मेरे हिस्से का पैसा क्यों देगा। और ये जो अब जो मेरे पास मेरा डेटर है वो बी फिर से बन जाएगा। अब बी जिसके जिसके पास भी बिल होता है ना बेसिकली उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो बी अब फिर से मेरा 10,100 का क्या बन गया है, वो मेरा फिर से डेटर बन गया है, और बैंक मेरे पास से बैलेंस लेकर चला गया है कि नहीं यार का मैम मेरे को नहीं पता, सामने वाले पैसे दिए नहीं है, तो ये जो है मैं आपकी बैंक अकाउंट में से काट रहा हूँ। ठीक है। देन कम्स इफ ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। अगर उसने बैंक को भेजा था तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, बिकॉज आपके पास से अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपका खत्म हो गया, बिकॉज नथिंग इज सेंट फॉर कलेक्शन, पैसे तो गए नहीं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा उस समय पर क्रेडिट, और आपके पास वो जो बी है वो फिर से डेबिट में आपका डेटर बन जाएगा। सेम थिंग हैपन्स इन द लास्ट केस। मेरा जो क्रेडिटर है वो मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया, जो मेरा डेटर है वो फिर से मेरा डेटर बन गया। तो हम इसको कह देते हैं B2C। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज को वैसे ही नोट करेंगे, दूसरी साइड का तो मैंने आपको बता ही दिया था, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज ऐसे ही चलती है। ठीक है। देन
इनकी जर्नल एंट्री सारी आपके पास इसमें आपको मिल जाएंगी. ओके, here comes the question, but there's an answer for this as well. Which one of the following is not true? There is no difference in appearance between trade and accommodation bills. नहीं, फर्क होता है. ट्रेड बिल आपका होता है जिसमें आप परचेज सेल करते हो, तो सामने से बिल रिसीवेबल बिल पेबल की बात उठती है. अकोमोडेशन बिल में ऐसा नहीं होता. अकोमोडेशन बिल होता है एक दूसरे की मदद करने के लिए, वो एक बिल क्रिएट कर देते हैं और जो क्रिएट करता है वो जाके बैंक को बेच आता है और फिर खुश हो लेता है कि मैंने तो बैंक को बिल बेच दिया, अब थोड़ी देर में हम दोनों को पैसे मिल गए और हम ये पैसे रीपे कर देंगे. कोई बिल नहीं बना होता, कुछ नहीं होता, बट एक दूसरे की सिर्फ मदद करने के लिए हम जो बिल बनाते हैं उसे अकोमोडेशन बिल कहते हैं. तो दिस इज एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है, बट फर्क है कि इसकी ट्रांजैक्शंस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ सही हो सकती है इस केस के अंदर. अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड. वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो सामने वाला पैसे देने को मानेगा कैसे? ड्रॉई इज द मेकर ऑफ द बिल. ड्रॉई थोड़ी मेकर होता है, मैंने आपको बताया था ना, ड्रॉअर मेकर होता है, ड्रॉई नहीं. द क्रेडिटर ड्रॉज द बिल ऑन डेटर. दैट्स करेक्ट, क्योंकि ऑर्डर वही दे रहा होता है. तो यहाँ पर ये वाला ही पॉइंट गलत है. नेक्स्ट पॉइंट एवरीवन, हम लोग कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है फ्रॉम होम सम पोर्शन ऑफ द डेट इज रिकवरेबल. इंसॉल्वेंट हमारा बेसिकली बैड डेट्स हो जाते हैं कि पूरा पैसा नहीं दे पाएगा. अब यहाँ पर वो कहते हैं the drawer drags the drawee to court in case of dishonor of a accommodation bill. That is also there. When the due date of the bill falls, it is payable on an earlier working day. अच्छा, ये तो गलत है कि ड्रॉई इज द पर्सन टू होम द बिल इज इंडोर्स्ड. इंडोर्स जिसको किया जाता है ना, वो तो इंडोर्सर हो जाता है. अब ये इंडोर्सर इंडोर्सी की बात आ जाती है. अब ड्रॉई नहीं होता. ड्रॉई तो जिसके अगेंस्ट बिल दिया हुआ है कि आपने पैसे देने, और वो कह रहा है हाँ जी हाँ जी मैंने देने हैं, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इंसॉल्वेंट पर्सन होता है, इंसॉल्वेंट होता है जिसके ना एसेट्स कम होते हैं, लाइबिलिटी ज्यादा होती है. तो एग्जैक्टली ये हम उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते. जो ड्रॉअर होता है, दे ड्रैग्स द ड्रॉई टू द कोर्ट. यहाँ पर ये होता है कि अकोमोडेशन बिल्स के अंदर आप ये भी नहीं कर सकते. बेसिकली हर तरह के बिल में आप कर सकते हो. ड्रॉअर जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर स्टैम्प्ड है तो उनके पास एक राइट होता है, तभी कर सकते हैं. तो ये भी थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट है. तो उसके हिसाब से सी ही पॉइंट बैठते कि अगर आपका पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है तो एक दिन पहले आपको पैसे देने हैं. अगर कोई अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो एक दिन बाद आपको पैसे देने हैं. इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये स्पेसिफिक एरिया डिफाइन हो जाता है. ठीक है, आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया है. और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, तो इस समय हमारी इंडिया के इंडिपेंडेंस का वी आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमारी उस इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करने के लिए वी आर कमिंग अप विद आवर सेल. तो मैं आपको एक बार वहाँ का दिखा देती हूँ. सो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन करते वक्त सोचा नहीं है, तो वी आर कमिंग अप विद 76% ऑफ द सेल. बट let me show you where to go for that. आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पे. ठीक है, चलिए चलते हैं. अगर मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखाऊं तो edutap.in. ठीक है, चलिए, टेकिंग यू टू आवर वेबसाइट. जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ना आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे. कोर्सेज में जाइए, जेआईबी में चले जाइए. वंस यू हैव एंटर्ड दिस जेआईबी एरिया, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इंडिया 76 ये जो कोड है, ये आपका हमारी सेल शुरू हो चुकी है. सो प्लीज़ गो हैड एंड अवेल इट राइट अवे, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सेल होती है. तो बेटर है कि जिस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उस समय ही चीज़ को परचेज कर ले, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन. और साथ ही साथ आपको मिल जाती है ये बेनिफिट भी. सो दिस पर्टिकुलर सेल इज़ बिटवीन 13 to 15 तो जल्दी से जल्दी इसको आगे देखिएगा ज़रूर. सो गो अहेड एंड चेक इट आउट. हमारा मास्टर कोर्स के अंदर आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि मास्टर कोर्स के थ्रू आप लोगों के पास ना रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाती हैं, कंसेप्चुअल क्लासेस अवेलेबल है, कंसेप्ट नोट्स हैं, यूनिट वाइज भी चैप्टर्स हैं, आपको PYQ की सॉल्व्ड फॉर्म भी मिल जाएगी. सो you've got a lot of things in your I would say in the master course जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में. सो if you're preparing तो जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए. सो यहाँ पर आप या तो कॉम्बो या फिर यहाँ पर सिंगल में भी जाकर आप देख सकते हैं. यू कैन फाइंड द मास्टर कोर्सेज इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स. सो प्लीज गो ahead and check it out on our website or in our app for further details. Thank you.